नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। अहमदाबाद विमान हादसे पर उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित, जांच से रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। गृह मंत्री अमित शाह का कल लखनऊ दौरा। 60,244 सिपाहियों को गृह मंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री के दौरे से पहले डीजीपी ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड का किया निरीक्षण। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, विभिन्न इलाकों से 5 उग्रवादी गिरफ्तार। उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी। राजस्थान के महेश की पहली, एमपी के उत्कर्ष की दूसरी रैंक। टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की। 24 घंटे में कोरोना के 269 नए मरीज मिले। देश में अब तक 87 जाने गई हैं। 7400 एक्टिव केस। राजस्थान में 2 की मौत। और यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद। गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। यूपी सहित 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हम खबर है, जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रेस वार्ता सामने आई है। 650 फीट की ऊंचाई पर हादसा हुआ। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में ये बात रखी गई। 650 मीटर की ऊंचाई पर विमान में खराबी आई। विमान हादसे की हम तेजी से जांच कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। पेरिस दिल्ली उड़ान में कोई समस्या नहीं थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान सामने आया। पायलट ने इमरजेंसी सूचना दी थी। उड्डयन मंत्री नायडू ने बात कही, विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स से अहम जानकारी मिलेगी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने यह जानकारी दी। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रेस वार्ता सामने आई है। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 650 फीट की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे के बाद उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अहम जानकारियाँ दी। विमान हादसे की हम तेजी से जाँच कर रहे हैं। पेरिस दिल्ली उड़ान में कोई समस्या नहीं थी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बात रखी। पायलट ने इमरजेंसी सूचना दी थी। तो उड्डयन मंत्री ने अहम जानकारी दी। विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स से हम जानकारियां मिलेंगी। और अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर शहर से है, जहां हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर बसंतपुर निवासी बुधराम साहू से 17 लाख रुपए की फिरौती मांग की गई है। वहीं पीड़ित द्वारा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संचालित किया गया, जिसमें 3 आरोपी शामिल थे। आरोपियों ने बुधराम साहू को फंसाकर 17 लाख रुपए मौके पर लाने को कहा था। पीड़ित की सूचना पर पुलिस पहले से ही मौके पर तैनात थी। जैसे ही फिरौती की रकम लेने आरोपी पहुंचे, पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों में
एक अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में भी सफल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी भी जब्त की है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। वहाँ पे कुछ बच्चे सड़क पे खेल रहे थे। एक अज्ञात कार ने, जो कि बिलासपुर की ओर से आ रही थी, उसने एक बच्ची शिवांगी पटेल उर्फ पलक पटेल को ठोकर मारी और ठोकर मारने के बाद उसने भलमनसाहत का परिचय देते हुए अवश्य ही गाड़ी को रोका और बच्ची को इलाज के लिए ले जा रहा हूँ करके गाड़ी में बैठा के ले गया। तुरंत ही सभी रास्तों में पुलिस की पार्टियां जब फैली तो अब हरदी बाजार और बलौदा के बीच में वो I-10 गाड़ी, जिसका नंबर CG12 बॉम्बे नवंबर 5113 था, वो गाड़ी को मालिक देवेंद्र प्रसाद वर्मा द्वारा चलाते हुए पकड़ा गया और उसके पीछे जो है बच्ची का मृत शरीर रखा हुआ था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर से अगली खबर है, जहां चांपा जिले के बालौदा थाना क्षेत्र के बलौद गांव की 7 वर्षीय बालिका शिवांगी पटेल की लाश संदिग्ध अवस्था में कार से मिली है। कोरबा जिले के हरदी बाजार थाना क्षेत्र में बरामद हुई है। बताया गया कि शनिवार शाम तेज रफ्तार कार ने बच्ची को टक्कर मारी। उसके बाद कार सवार युवक ने घायल शिवांगी को अपनी कार में बैठाकर इलाज के बहाने ले गया, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। कार चालक को हिरासत में लिया गया, जो एक ACCL कंपनी का कर्मचारी है। SP विजय पांडे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश व्याप्त है। बलौदा थाना में जो बछौत ग्राम है, वहाँ पे कुछ बच्चे सड़क पे खेल रहे थे। एक अज्ञात कार ने, जो कि बिलासपुर की ओर से आ रही थी, उसने एक बच्ची शिवांगी पटेल उर्फ पलक पटेल को ठोकर मारी और ठोकर मारने के बाद उसने भलमनसाहत का परिचय देते हुए अवश्य ही गाड़ी को रोका और बच्ची को इलाज के लिए ले जा रहा हूँ करके गाड़ी में बैठा के ले गया। तो ये पता लगा कि वो गाड़ी वाला वहाँ पे रहता है, लेकिन वो आधा रात को और सुबह से कहीं चला गया है। वो I-10 गाड़ी, जिसका नंबर CG12 बॉम्बे नवंबर 5113 था, वो गाड़ी को मालिक देवेंद्र प्रसाद वर्मा द्वारा चलाते हुए पकड़ा गया और उसके पीछे जो है बच्ची का मृत शरीर रखा हुआ था। रुक करेंगे अगली खबर का। जिन माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया, उन्हीं माता पिता के विवाद ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। पूरा मामला परथापुर थाना क्षेत्र के शांतिनगर गांव का है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जहर मिलाकर पति ने अपनी पत्नी समेत तीनों बच्चों को पिला दिया। कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही कुछ ही देर के बाद जब धीरे धीरे बच्चे अचेत होने लगे तो मां ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों के आने तक पति पत्नी स्वयं गिर पड़े। पड़ोसियों के इकट्ठा होने तक तीनों बच्चे मौत की नींद सो चुके थे। पड़ोसियों ने तत्काल पति पत्नी को सिविल अस्पताल पखांजूर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों की मां गर्भवती है। गर्भवती मां का अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन इस हादसे से तीनों बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही एडिशनल SP राकेश कुर्रे, SDOP रवि कुजूर समेत परतापुर पुलिस का अमला घटनास्थल पर पहुंच घटना की बारीकी से जांच कर रहा है। घटना की तफ्तीश करने के लिए फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सर, मेरे को इतना जानकारी नहीं है। मेरे पास एक भाई फ़ोन किया, मैं घटनास्थल में गया, जाके देखा कि बच्चे 3 बच्चे हैं, तो बच्चे लोगों को डेथ हो गया और ये दोनों जिंदा था, तो ये दोनों को गाड़ी में उठा के लेके आया। पखंजूर में लगभग वही 4-1 बजे पहुँचा। लगभग 3 बजे उनका घर में चिल्ला पल्ला हो रहा, पास बाजू में है। कुछ जैसे चिल्लाया तो जाके देखा, हमें ऐसे
उनका बेहोश हालात में पड़े हुए थे और उनका मिसेस वो चिल्ला रहा था, अपने घर के साइड में था, चिल्ला रहा था। तो जैसा देखा तो हम लोग पास आजू बाजू को सबको बुला के उनको अस्पताल में लेके आए। क्या थम्स अप पिला दिया, उसमें मतलब नशा जैसा हो रहा है, उल्टी हो रहा है। थाना प्रतापपुर में सुबह सुबह ही एक घटना पता चला पीवी 70 शांतिपुर में, जिसमें एक परिवार के 5 सदस्य लोग जहाँ केवन का पता चला, जिसमें से व्यक्ति है बैरागी, वो हॉस्पिटल में, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। दोनों अभी हालत ठीक ठाक है दोनों का, लेकिन साथ में 3 बच्चे थे, जिसमें से एक 12 वर्ष की थी, एक 9 वर्ष की थी और एक 6 साल का बालक था। तीनों का देहांत हो गया, ये पता चला है। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां मंदिर में मांस खाने को लेकर हंगामा हुआ है। प्रसाद के नाम पर मंदिर में पकाया गया मांस, पुजारी परिवार पर मांस खाने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों और संतों ने कोतवाली का घेराव किया है। मंदिर के बाहर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन देखने को मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत की, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। एसडीएम और सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। मंदिर की व्यवस्था बदलने की मांग उठी। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग उठी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें, माधोपुर पुलिया स्थित माता मंदिर में फैला आक्रोश। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटनाक्रम की शिकायत दी। इस दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। एसडीएम और सीएसपी को ज्ञापन लोगों ने सौंपा है। आक्रोशित लोगों ने मंदिर की व्यवस्था भी लोगों ने बदलने की मांग उठाई है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचकर एक लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से गोहलपुर और छोटे फुहारा इलाके में दुकानों को रात भर संचालन की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सख्ती बरती जाती है। संगठन ने दावा किया कि इन दुकानों को प्रशासनिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, जिससे हिंदू समाज में असंतोष है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिनों के भीतर इन दुकानों को रात्रि 10 बजे के बाद बंद नहीं कराया गया तो वे भी अपनी दुकानों का रात्रिकालीन संचालन शुरू करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसपी को दिए ज्ञापन में व्यापारिक भेदभाव का विरोध किया गया और समान नियम लागू करने की मांग की गई। हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि सिंधी कैंप से लेके रद्दी चौकी और बहोरा बाग से लेके रजा चौक तक, मिली स्कीम तक सारी मुस्लिमों की दुकानें खुली रहती। क्या भारत में एक अलग कानून बनाया गया उनके लिए क्या, और हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? अगर उनकी दुकानें 7 दिवस के अंदर नहीं बंद होती हैं तो हम सारे हिंदू 24 घंटे दुकान खोलेंगे और एक आंदोलन करेंगे हम लोग मुकेश रजक। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को तेज बारिश और बिजली गिरने की घटना में 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। ग्राम मोया खेड़ा में 15 वर्षीय प्रतिज्ञा की बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि ग्राम तंबोलिया में भी एक युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके अलावा तंबोलिया की एक युवती और हाट पिपलिया के 9 वर्षीय बालक जो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका उपचार जावरा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। तेज हवा और बारिश के कारण कई जगहों पर टीन से उड़ गए। रतलाम महल के पास एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। राजेश कॉलोनी में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि पहले ही बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी। शहर और ग्रामीण इलाकों से लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं।
आकाशीय बिजली गिरने से एक लड़की की 19 साल की लड़की की मृत्यु हुई है और उसमें एक 2 स्थान पर घटना हुई है। तंबोलिया गांव, एक हाटपिपलिया गांव में हुई है। तो हाटपिपलिया वाले जो लड़का है वो इलाजरत है, तंबोलिया वाली एक लड़की इलाजरत है, एक की मृत्यु हो गई है। अभी पीएम हम करवा रहे हैं। अन्य कई भी सूचना आई घटना एक मोयाखेड़ा की सूचना है। मोयाखेड़ा में भी एक आकाशीय बिजली गिरने से एक बालिका की मृत्यु हुई। कौन सा थाना लगता है? तो डोडर मेरा लगता है चौकी हाटपिपलिया, थाना बड़ौना। सर घर बना हुआ, उनका कुएं पर ही मकान बना हुआ है, तो छोटे बच्चे सब वहीं पे थे, ये भी वहीं पे थी। तो के अंदर थे और ये थोड़ी घर से बाहर निकली और तत्काल हादसा हो गया। 15 घायल तो नहीं हुआ है, बाकी एक पास पड़ोस में थे उनको भी थोड़ा झटका लगा है। तो ये बिजली गिरने से हादसा हुआ? बिजली गिरने से हादसा हुआ मोयाखेड़ा का। क्या उम्र होगी बच्ची? 15 साल। गाँव कौन सा बता रहे? मोयाखेड़ा। मुरैना के एक होटल पर हमला हुआ जिसमें 2 गाड़ियां फोड़ दी गईं और 4 कर्मचारी घायल हो गए। होटल संचालक अजय शर्मा ने बताया कि यह मामला पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद हमला कर्मियों ने गोलीबारी भी की, जिसका साक्ष्य होटल के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है। थाना प्रभारी ने सीसीटीवी रिकॉर्ड कब्जे में लिया। हालांकि सूत्रों की माने तो हमला केवल एक पक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ है। मामला केवल एक पक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ है और घायल कर्मचारियों का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। मामले की जाँच जारी है। हमारे दुश्मन थे, तो उन्होंने दुश्मनी निकालने के लिए हमारे होटल पे आए। तो पहले हमारे स्टाफ से बदतमीजी की कि एक बार पुराना मैटर था खाना माने का, हमारे स्टाफ ने पहले खाना नहीं खिलाया था, तो वही हमारी दुश्मनी थी उनसे। तो आज वो लोग 10-12 एक दर्जन लोग आए थे, तो आते हुए उन्होंने फायर की, वो हमारे होटल पे पथराबाजी की हमारे कैमरा में पूरी रिकॉर्डिंग है। उसके बाद में झूमा झपटी मारपीट करी स्टाफ की, मारे की लठियों से। उसके बाद में वो बंदूक लेके आए थे, तो उन्होंने बंदूक आउटर से चलाई थी उन्होंने बंदूक। में गोरवांस होटल जो है अम्बा बाईपास रोड पर स्थित है, उसके पीछे जो होटल के पीछे एक डीपी लगी हुई है। वहाँ के लोग का कहना ये है कि वो जो डीपी है उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लगवाई थी और गोरवांस होटल के जो संचालक थे उसमें अवैध रूप से बिजली का तार डाल के बिजली संचालित करे थे। इसी बात से लेके दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ और फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें जो होटल के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है फायरिंग करते हुए दिख रहा है और पुलिस ने जैसे ये मामला संज्ञान में आया उसमें तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये घटना सामने आई है जिसमें एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि दोनों पक्षों पर आरोप, दोनों पक्षों के बीच का ये मामला था। एक घायल भी कई लोग हुए हैं। होटल संचालक ने हमलावरों पर गोलीबारी का भी आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला? जी, मैं ये बता दूं, ये मुरैना के सिविल थाना क्षेत्र के द्वारका धाम कॉलोनी में होटल संचालित है गोरवांस 2 के नाम से। वहाँ पे जो कल मोहल्ले वासियों का अगर वहाँ देखा जाए तो मोहल्ले वासियों का कहना है कि टीपी जो हम लेके आए थे उस पे ये जबरदस्ती तार लगाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि होटल संचालक से बात की गई तो उनका कहना है कि ये लोग पहले से ही इनसे रंजिश रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कल इन पे ऑटो पे हमला कर दिया और जिसके चलते जो मोहल्ले वासी हैं और काफी लोग थाने पहुंचे, उन्होंने थाने का घेराव किया और वहाँ पे उन्होंने अपनी घटना बताई और उसके बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं होटल संचालक का कहना है कि मेरी अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और ना ही मेरी कोई सुनवाई हो रही है। अब इसको देखना होगा कि पुलिस कहाँ तक इस मामले की जांच में आगे बढ़ती है। जी हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुकदमा एक पक्ष पर दर्ज हुआ है जबकि घायलों का मेडिकल अभी बाकी है। तो मुरैना में होटल पर हमला हुआ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जटपुरा गांव निवासी एजाज गुरुवार रात गन्ने की सिंचाई को गया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सुबह भी वो लौट कर घर नहीं पहुंचा। इसलिए परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी। वहीं आज सुबह हरिपुर के जंगल में एजाज बेहोश हालत में पड़ा मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे। परिजन बेहोश पड़े एजाज को आनन फानन में CHC लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रेवाड़ी को मिलेगी नई योजनाओं की सौगात। सीएम नायब सिंह सैनी कल करेंगे बड़ी घोषणाएं। सीएम सैनी कल 250 करोड़ की घोषणा करेंगे। राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली होगी। आपको बता दें, रेवाड़ी को मिलेगी नई योजनाओं की सौगात। नवगठित जिला जेल और आरओबी का होगा उद्घाटन। नए बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। नए बस अड्डे का शिलान्यास, बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रहेंगे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी लेंगी भाग। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी तैयारियों की समीक्षा की है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की है। कोसली विधानसभा में हुए कार्यों का उद्घाटन होगा। जल भराव और पेयजल समस्या पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, विकास की रफ्तार को नया बल मिलेगा, विधायक ने जानकारी दी। तो रेवाड़ी को मिलेगी नई सौगात। योजनाओं की नई सौगात रेवाड़ी को मिलेगी मुख्यमंत्री के द्वारा। नवगठित जिला जेल और आरओबी का उद्घाटन होगा। नए बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद रहेंगे। और अगली अहम खबर अंबाला से है। अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल की पीएमओ रेणु बेरी ने सड़क दुर्घटनाओं और आंखों की सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि आंखों में चोट लगने पर तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। आंखों के आसपास की जगह साफ रखना जरूरी है और गैस वेल्डिंग करते समय सेफ्टी उपकरण का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एसिड से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाव करना चाहिए। दीपावली के दौरान आतिशबाजी और तीर कमान के चलते चोट लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए अस्पताल द्वारा एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित कर रहने की सलाह दी जाती है। पीएमओ ने सभी से अपनी आंखों का खास ख्याल रखने की अपील की है। हरियाणा के यमुनानगर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 15 साल के अरमान नामक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, घटना यमुनानगर की बैंक कॉलोनी की है। सुसाइड से पहले अरमान ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर भावुक स्टेटस भी साझा किया। गुरुवार शाम जब अरमान की बहन ट्यूशन से लौटी तो उसने भाई को कमरे में पंखे से लटका देखा। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और पुलिस की सहायता से अरमान को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जाँच में सामने आया कि अरमान के माता पिता का तलाक हो चुका था। वह कुछ समय पहले अपनी मां के पास रहने आया था। पारिवारिक तनाव और सौतेली मां द्वारा कथित झूठे आरोपों से अरमान मानसिक रूप से बेहद परेशान था।
अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल की पीएमओ रेनू बेरी ने सड़क दुर्घटनाओं और आंखों की सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि आंखों में चोट लगने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर जांच करानी चाहिए। आंखों के आसपास की जगह साफ रखनी चाहिए और गैस वेल्डिंग करते समय सेफ्टी उपकरण का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एसिड से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाव करना आवश्यक है। दीपावली के दौरान आतिशबाजी और तीर कमान के चलते चोट लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए अस्पताल द्वारा एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। पीएमओ ने सभी से अपनी आंखों का ख्याल रखने की अपील की है। तो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास केसेस आते हैं वो रोड साइड एक्सीडेंट में भी जब फेशियल इंजरीज होती हैं उसमें ऑक्यूलर ट्रॉमा के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उसके लिए तो यही है कि सड़क दुर्घटना और ये की रोकथाम करी जाए और अपना स्पीड लिमिट्स में ड्राइव करा जाए। फिर ऑक्यूलर ट्रॉमा के बहुत सारे केसेस हमारे पास तब आते हैं जब ये जो वेल्डिंग करने वाले ये सारे ये होते हैं और तो ये अपने प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनते हैं। तो इस बारे में भी जो वेल्डिंग करते हैं या जो अपने मशीनों पे काम करते हैं उन्हें आँखों के प्रोटेक्टिव गियर पहनने का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां नगर निगम सदन की दूसरी बैठक में शहर के विकास कार्यों को रफ्तार मिली है। मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा की मौजूदगी में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। वहीं जिन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ उनमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सेवा में बाधा न आए, इसके लिए निगम ने 2 टेंडर लगाने का निर्णय लिया है। पहला 2 माह के लिए और दूसरा 1 वर्ष के लिए। निगरानी समितियों का गठन होगा। लालडोरा क्षेत्र की संपत्तियों को मालिकाना हक देने का, साथ ही आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 1.25 करोड़ के टेंडर और नई वार्ड कमेटियों के गठन जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। 52 मुद्दे थे जो विशेष रूप से रखे गए थे। पिछले मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की गई जो अधूरे रह गए थे और नेक्स्ट मुद्दों के लिए हमने टाइम भी निर्धारित किया है कि इस टाइम के अगली जैसे हमारी मीटिंग रहे उसके अंदर वो मुद्दे कंप्लीट हो सके, चाहे वो स्वच्छता का है, नालियों का है या साफ़ सफाई का है। आने वाले बरसात के समय में हमारे नालियाँ ठीक हों, नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया है और सभी एजेंडों को हमने कमिश्नर को और अपने अधिकारियों को दिया है ताकि वो तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्य कर सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की। यमुनानगर के प्रतिष्ठित संत निश्चल सिंह स्कूल के स्विमिंग पूल में बुधवार को एक विवाद के बाद पूल मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के साथ टाइम ओवर शूट को लेकर हुई कहासुनी के दौरान मैनेजर अचानक असंतुलित होकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत जेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत के असल कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। फिलहाल 100 को सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा कर बताया कि सीसीटीवी फुटेज जांच के लिए अहम हैं, लेकिन अब तक फुटेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सिंह स्कूल है, वहाँ का एक स्विमिंग पूल है। वहाँ स्विमिंग पूल में एक जो मैनेजर है वहाँ पे उनकी आज जो वहाँ पे कुछ 2-3 लड़के आए हुए थे, उनके साथ उनकी कुछ कहासुनी बहस हुई थी कुछ टाइम ओवरशूट को लेके। तो वहीं पे उनको फिर मतलब वो वहाँ पे बहस के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद फिर जो है इनकी बॉडी हम हॉस्पिटल ले गए, जेपी हॉस्पिटल। वो ब्रॉड डेड लाए गए थे और अभी उनकी बॉडी जो है हमने मोर्चरी भेज दी है सिविल हॉस्पिटल। पीएम जो है इनका कल अभी होगा और इंजरी बॉडी पे कोई नहीं प्राइमा फेसी भी लग रही है, बट जो भी है कल पीएम होने के बाद ही पता चलेगा। अंबाला शहर के हीरानगर और नरेश विहार निवासी पीने के पानी की परेशानी के चलते नरेश विहार में स्थित ट्यूबवेल पर रोष प्रकट करने गए लोगों की पानी की समस्या जटिल बनती जा रही। भीषण गर्मी में न पीने के लिए पानी मिल पा रहा है और न ही नहाने के लिए और न ही अन्य कार्य हो पा रहे हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता पर असर पड़ रहा है। उनके कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इस गर्मी में बाहर से पानी मंगवाना पड़ रहा है और जेब भी ढीली हो रही है। उधर ऑपरेटर ने स्वीकार किया कि वो
मिर्गी से पीड़ित हैं उसे दवा के लिए घर जाना पड़ता है। इसके साथ ये सवाल उठता है कि अगर ऑपरेटर बीमार है तो पीड़ित उसके स्थान पर किसी अन्य ऑपरेटर को नियुक्त कर देना चाहिए। ये शिकायत लंबे समय से चल रही है, विभाग भी अनदेखी कर रहा है। ये पहले चल रहा था या आपके चलाया कैसे है, क्या है इसमें? किसी विभाग से हो, कैसे हो? तस्वीरें किस प्रकार जो टूटी भी खुली हुई है और यहाँ पर ये भाई साहब ने चलाया पर अपना हमें परिचय नहीं दिया क्योंकि ऑपरेटर भाई साहब ऑपरेटर। रुक करेंगे अगली खबर का। जीरकपुर में अवैध निर्माणों पर नगर काउंसिल की कार्रवाई दिन प्रतिदिन सख्त होती जा रही है। शिकायतों के आधार पर नगर काउंसिल की बिल्डिंग इंस्पेक्टर शिवानी ने आज कई निर्माण स्थलों का दौरा किया और बिना नक्शा पास किए जा रहे निर्माण कार्यों को तुरंत रुकवाया। इंस्पेक्टर शिवानी ने स्पष्ट कहा कि जब तक नक्शा प्रशासन से स्वीकृत नहीं होगा तब तक किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों की इमारतों को सील कर दिया जाएगा। इससे पहले भी बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने कई अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की थी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। लुधियाना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी प्रत्याशी भारत भूषण आसू के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर नशे, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 साल में हालात बिगड़ते चले गए हैं। राज्य का कर्ज 1 लाख करोड़ बढ़कर 3.78 लाख करोड़ हो गया है, जबकि नशे की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। देश की बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। बहराइच से अहम खबर है। बहराइच पहुंचे मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रवि शंकर सिंह ने प्रेस वार्ता की है। छात्र अब से ले सकेंगे एक साथ 2 डिग्रियां। उन्होंने ये जानकारी दी। 2 स्नातक या परा स्नातक डिग्री की सुविधा मिलेगी। साल में 2 बार प्रवेश का मौका मिलेगा। जनवरी और जून में होगी प्रवेश प्रक्रिया। 45 कॉलेजों में लागू होगी नई शैक्षणिक व्यवस्था। केडीसी को मिला नोडल कॉलेज का दर्जा। किसान महाविद्यालय से होगा सभी कॉलेजों का पर्यवेक्षण। सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ अहम बैठक हुई। कर्मियों को भी दी गई नई व्यवस्था की जानकारी। कोतवाली देहात के केडीसी महाविद्यालय का यह पूरा मामला है। बहराइच में अभी प्रवेश शुरू हो रहा है मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर का। तो बहराइच केडीसी बहराइच एक नोडल सेंटर के रूप में पहले से भी आख्यायित है। यहाँ पे हमने सभी बहराइच जनपद के सभी महाविद्यालयों को यहाँ पे आहूत किया है, उनके प्राचार्यों को, कि अपने नए पाठ्यक्रम, अपने नए प्रवेश सत्र के संबंध में उनसे चर्चा कर सकें। नया जैसे हम मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से एडमिशन होना है, ये नया है। 10 विषयों 10 फैकल्टीज़ को हम मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में चलाएंगे, इसको बताना है। दूसरा, शोध प्रवेश परीक्षा हम 23 जून को कराने जा रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करना है। अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली खबर जहां पिनाहट CSC पर हीट स्ट्रोक का मॉक ड्रिल किया गया है। लू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। धूप से सुरक्षा और प्राथमिक उपचार का अभ्यास किया गया है। पानी पिएं, धूप से बचें, इसका संदेश भी दिया गया। वायरस घोल से लू से बचाव का तरीका भी बताया गया। संयुक्त मॉक ड्रिल में दिखी विभागीय तैयारियां। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अब्दुल कुमार भारती इस दौरान मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप सिंह और डॉक्टर वीर प्रताप सिंह ने भी प्रतिभाग किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। वहीं फार्मासिस्ट प्रशांत पाठक और नर्सिंग स्टाफ सक्रिय नजर आए। पिनाहट अस्पताल परिसर में चला जागरूकता अभियान। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सभी की जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग ने यह बात कही।
और अगली खबर बुलंदशहर से। आसमान से बरसती आग ने झुलसाया है पहले से लोगों को रुलाती आ रही है भीषण गर्मी। आपको बता दें, दिन में तापमान पहुंचा 45 डिग्री के आसपास। बाजारों में सन्नाटे से कारोबार ठप सा हो गया है। रोजाना कमाने खाने वाले लोगों का भी संकट बढ़ गया है। पशु पक्षी और जीव जंतु भी मौसम की बेरुखी से बेहाल नजर आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, ये जो चौराहा है, बता रहे हैं कि मशहूर चौराहा है, काफ़ी समय से यहाँ जो तमाम हाईवे पे बस चलती हैं, तो यहाँ किस तरह की चौराहे में व्यवस्था देख रही हो? पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी ना है। तो यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है या प्रधान है, उसकी लापरवाही मानते हैं आप? ज़्यादा लापरवाही। चौराहे पे ही अपनी दुकान लगाते हैं सब, आसपास पेशाब करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो, कोई कैसी व्यवस्था नहीं है। दूर दूर तक पानी पीने के लिए नल नहीं है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, 45-40 डिग्री टेम्परेचर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत सारी आ रही है। दूर दूर तक पानी नहीं है पीने के लिए, प्यासे मर रहे हैं लोग, जिया जानवर बेकार पड़े। बड़ा मामला खराब है बाबा। यहाँ कोई ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जो सहूलियत नहीं है कोई भी। प्रदेश में गर्मी का सिस्टम लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बात की जाए, करीब 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन से जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उनके जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अगर तस्वीरों की बात करें, इस वक्त 1:30 बज रहा है और देखिए हाईवे है, मेरठ बदायूं हाईवे की बात करें तो दिन चलता था, लेकिन इस वक्त की बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोड पूरी तरह से खाली है। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी का प्रकोप है लगातार, कहीं ना कहीं देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं बहुत परेशानी। हाईवे की बात करें तो यहाँ से स्थानीय प्रधान की अगर बात करें तो या प्रशासन के अधिकारी की बात करें, ये रोड चौराहा है जहाँ के पूरे से अगर हाईवे रोड में सवारियाँ उतर के आती हैं, लेकिन ना तो यहाँ कोई पानी की सुविधा है, ना किसी तरह की यहाँ कोई बैठने की सुविधा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो ग्राम प्रधान है उसकी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। और स्थानीय अधिकारियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि आखिरकार ऐसी जगह पर किसी पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की है कि कहीं ना कहीं जाने का विचार कर रहे हैं। इस तरह की क्या नाम हो जाए? अच्छा, कहाँ जाना चाहे रास्ता जाना? अच्छा, देखने जा रहे हैं यहाँ जो हाईवे है उसमें तमाम सवारियाँ उतरती हैं, या पानी की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा व्यवस्था है पानी आप क्या कहेंगे गर्मी को लेना? पानी अलग से उतरो भाई साहब, है नसीब में पानी ना काम देगा। प्रधान के द्वारा या प्रशासन द्वारा भर्ती जाने को कहीं चिंता का विषय है। ऐसा कुछ देखिए रोडवेज यहाँ रोड में चाहिए, लेकिन उसके बाद में पानी सुविधा ना होना वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करता है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही और गर्मी शुरू होने से पहले ही प्रशासन को निर्देशित किया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ अहमदगढ़ में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि इस चौराहे पर किसी तरह की पानी की व्यवस्था ना होना एक चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी का जो प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां एसएसपी संजीव सुमन के ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत हरदुआगंज पुलिस, स्वाट सर्विलांस और सीआईडब्ल्यू देहात टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 लाख की लूट के मामले में 5 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 14 जून की रात लगभग 1 बजे हकीमगढ़ी पुलिया से हुई है। सभी आरोपी जनपद कासगंज के निवासी हैं, जिन्होंने 3 जून को शाहपुर बम्बई क्षेत्र में फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों से लूट की थी। बोलेरो से टक्कर मारकर और बाइक सवार बदमाशों की मदद से बैग में भरे हुए रुपए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए, नगद, 2 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 बोलेरो कार और 1 बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर बाइक बरामद किया। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
2025 की देर रात को थाना हरदोगंज पे सूचना प्राप्त हुई कि फिनो बैंक के कर्मचारियों के साथ बोलेरो कार से टक्कर मार के कुछ बदमाशों ने एक लूट कर लिया। जिस लूट की जो रकम थी उसका जो खुलासा है उसमें नहीं किया गया, क्योंकि वो उस समय उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरंत ही मौका मुआयना किया गया। सभी सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए, 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी, सर्विलांस और हमारी देहात की और जनपद की जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग है, इन सभी टीमों ने थाना हरदोगंज पुलिस के साथ मिलके इस घटना का एक सफल अनावरण आज किया है। और इस अनावरण में 5 अभियुक्त जिन्होंने इस लूट को पूर्व नियोजित तरीके से कारित किया था, उन 5 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल आज भेजा जाए। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच की नानपारा कोतवाली क्षेत्र के भरिया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सवारी से भरा एक टेम्पो पलट गया, जिसमें आधा दर्जन यात्री सवार थे। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल मटिया गांव निवासी बताए जा रहे हैं। 12 वर्षीय इंद्रजीत, 60 वर्षीय उरेहा, 55 वर्षीय झापरा घायल हो गए। ये सभी मिहीपुरवा बीमार रिश्तेदार को देखकर वापस आ रहे थे। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। सभी घायलों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। क्या हुआ, कितने लोग घायल हुए, कैसे हादसा हुआ था? 4 लोग घायल हैं। कैसे क्या हुआ था? ऑटो पलटा था। क्या करने? लड़की देखने बीमार थी। अच्छा, कहाँ पर ये हादसा हुआ है? ये भरिया मोड़। अच्छा, कितने लोग टेम्पो में थे हादसे के वक्त? टेम्पो में थे 7 लोग। अच्छा, और घायल तुम्हारे परिवार में कितने हुए हैं? 4 लोग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा सफलता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। कुल 1344 अभ्यर्थी रिटर्न परीक्षा में सफल हुए, जबकि 1303 अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षा पास कर पाए। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सफल अभ्यर्थियों को 27 बसों के जरिए लखनऊ के लिए रवाना किया। इस मौके पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि यह अब तक की सबसे पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर सभी में भारी उत्साह है। 17 जून को सभी नए पुलिसकर्मी प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पुलिस लाइन में इस सफल आयोजन के बाद बागपत पुलिस ने भी राहत की सांस ली। एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की सफलता पर अधीनस्थों का मनोबल भी बढ़ाया। ये मेरे ख्याल से पूरे देश दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती 2023 की पुलिस भर्ती परीक्षा कार्यक्रम था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सकुशल संपन्न हुआ है। उसमें हमारे जनपद बागपत से कुल 1344 लोग इसमें परीक्षा में पास हुए थे और 1303 लोग मेडिकल में पास हुए थे। और उन्हीं का कल लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति प्रपत्र बांटा जाना है, इसीलिए इनकी प्रस्थान हम लोग बसों से करा रहे हैं। कुल 27 बसें यहाँ से जा रही हैं और अभी फिलहाल लगभग 1250 जो अभ्यर्थी हैं जो पास हुए पुलिस परीक्षा भर्ती में, उनकी रवानगी आज हो रही है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब सोचा नहीं था कभी भी कि मतलब ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए हमें लखनऊ जाना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा। पहली चीज़ तो ये कि इस राज्य में रहते हुए कभी लखनऊ नहीं गए तो अपनी राजधानी जा रहे हैं, वो भी किस लिए, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। तो इससे बड़ी तो कुछ खुशी हो ही नहीं सकती, मतलब बयां भी नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। और जैसा उन्होंने हमें स्पेशल फील कराया है, तो बस यही है कि हम भी उन्हें एक दिन स्पेशल फील कराए कि उन्होंने हमें नियुक्त किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है। मतलब 60,000 बच्चे जो है, तो हम भी उनको कभी प्राउड फील कराए, बस यही है। सर महसूस तो ऐसा हो रहा है कि जैसे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये जीवन में एक ऐसा मोड़ आवे है लाइफ में जब बेरोजगारी एक हद तक हो है, लिमिट तक बाहर, तो सब जगह से मतलब बच्चों को प्रेशर डाला जावे कि कुछ करता नहीं ये है वो है, और ये कामयाबी इतनी खुशी महसूस हो रही। बढ़ेंगे अगली की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 15 जून 2025 को डिफेंस एक्सपो मैदान वृंदावन में गृह मंत्री अमित शाह के हाथों 60,244 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई है, जिससे अब धांधली की गुंजाइश नहीं रह गई। इस भर्ती में
में महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया, जिसमें 12,000 से अधिक महिला सिपाही शामिल हैं। यूपी पुलिस ने सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार का कहना है कि यह नियुक्ति समारोह यूपी के गाँव के लिए रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को भी मजबूती देगा। कल दिनांक 15 तारीख को यहाँ पर जो 60,244 कांस्टेबल भर्ती हुए हैं यूपी पुलिस में और यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं, उनका नियुक्ति पत्र का वितरण समारोह है, जिसमें माननीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह उसमें मुख्य अतिथि हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे अन्य विशिष्ट अतिथि, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कई अधिकारी, मीडिया यहाँ पर उपस्थित होंगे। लखनऊ में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और 60,244 पदों पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती है उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए पहुंचेंगे। और इस वक्त हम मौजूद है उसी ग्राउंड पर जहां पर इस कार्यक्रम समारोह का आयोजन होना है और खुद गृह मंत्री के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। ये वो मंच है जहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे और इसी मंच से 60,244 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वो संबोधित करेंगे। और ज़रूर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि पहली बार इतनी बृहद स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है और ये भर्ती में सबसे खास बात यह है कि 20% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है और तकरीबन 15,000 के आसपास महिला आरक्षियों की भर्ती इस भर्ती में होगी। और ज़रूर उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिहाजे से युवाओं को एक बड़ा मौका मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने के लिए और इसी एक छत के नीचे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस बल बैठेगा और यहाँ से खुद उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। और ज़रूर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा एक छत के नीचे अपने मूल मंत्र को सुनना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से एक रिकॉर्ड काम किया है कि इस भर्ती को सफल तरीके से आयोजन करा करके उनके नियुक्ति पत्र सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा उनको हाथ में दिया जाना। तो कल का समारोह बेहद ही अहम है और केंद्रीय गृह विभाग की सुरक्षा के लिए तमाम जो सेंट्रल की एजेंसीज है, स्टेट की जो एजेंसीज है वो आपस में समन्वय बनाए हुए हैं। और जो वृंदावन का ये बहुत बड़ा जो ग्राउंड है, इसमें पहले डिफेंस एक्सपो भी हो चुका है, उसी ग्राउंड पर अस्थायी रूप से एक पंडाल बनाया गया जिसमें लोग एक छत के नीचे एकजुट होंगे और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश्वर प्रसाद, शिवा शर्मा के न्यूज, लखनऊ। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ है, मुझे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।